the nation. Do not forget the mantra. क्या है जिसमें स्पष्ट तौर पर जो फोकस है वो हेल्थ सेक्टर है और साथ ही साथ वो सेक्टर्स जो कोविड की वजह से मुश्किल में थे उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए। तो एक तरह से इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने के लिए आज एक बार फिर से वित्त मंत्री देश के सामने थी और उन्होंने प्रोत्साहन पैकेज, जो पुराने प्रोत्साहन पैकेज थे आत्मनिर्भर भारत के, उसको विस्तार दिया, कुछ नए आयाम जोड़े, कुछ नए कदमों की घोषणा की। उस पर हम इस प्रोग्राम में, खास प्रोग्राम में लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ब्रेकअप देने की कोशिश करूं तो कोविड से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें खासतौर पर हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लोन की व्यवस्था निजी क्षेत्र के लिए की गई है। कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है तो 50,000 करोड़ रुपए का एक तरह से उसको असिस्टेंस, लोन असिस्टेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके अलावा जो तीसरी वेव जिसकी बात की जा रही है कि उसका असर बच्चों पे सबसे ज्यादा पड़ सकता है, तो पेडियाट्रिक अटेंशन के लिए 23,220 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ में खर्च किए जाएंगे। पिछले सेकेंड वेव में आपने देखा कि 15,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था सरकार की तरफ से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की ओर से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे 15,000 करोड़ खर्च किया गया था। अब यह बढ़ा करके 23,220 करोड़ रुपए केवल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो तीसरी लहर से लड़ने के लिए देश को तैयार करेंगे, उसके लिए यह किया गया है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स को शामिल किया गया था, उसमें टूर एंड टूरिज्म ये एक काफी मुश्किल भरा क्षेत्र था जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी देखी गई। अब सरकार ने यह कहा है कि उसको बूस्ट देने के लिए अलग से घोषणा की जाएगी और 1 महीने का वीजा फ्री स्कीम जो है वो सरकार ने लॉन्च की है। साथ ही साथ अगर हम देखें पावर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, करीब 97,000 करोड़ रुपए का पावर सेक्टर का अनाउंसमेंट। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के पहले चरण में आपने देखा था कि 99,000 करोड़ रुपए की एक योजना लाई गई थी पावर सेक्टर के लिए। अब उसको विस्तार देते हुए 97,000 करोड़ रुपए का एडिशनल पावर सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी है। भारत नेट, ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है उसका इस्तेमाल सरकार करना चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो अब बात आती है भारत नेट की, जो गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जानी है, उसके लिए भी सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है और इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको सरकार ने पहले ही विस्तार दिया था। इस साल के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज, एक बहुत बड़ा रकम जो है 93,879 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए, जिसमें हर परिवार को करीब 25 करोड़ परिवार जो देश में है उसमें जो बीपीएल परिवार हैं उनको मुफ्त अनाज की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत के तहत रोजगार योजना थी उसके लिए भी सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज को एक्सटेंड कर दिया है। तो अब सरकार ये मान चुकी है कि मार्च 2022 तक ये पूरा का पूरा जो कोविड रिलेटेड राहत पैकेज है उसको सरकार चलाने की कोशिश करेगी। हर सेक्टर को प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है। जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट लोन ट्रांसफर और सरकार की तरफ से अलग अलग स्कीम के जरिए प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है और फोकस जो है इस पैकेज का वो हेल्थ पर स्पष्ट नजर आता है। तो 6,28,993 करोड़ रुपए का पैकेज एक बार फिर से देश के सामने है। इसे जाहिर तौर पर आप एक बड़ा आर्थिक पैकेज कह सकते हैं। आपको याद होगा आत्मनिर्भर भारत 1, 2, 3 उसमें 30 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और आज ये 6,28,000 करोड़ का प्रावधान अब मार्च 2021 तक के लिए। मैं हूं मिश्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी Namaskar. Yes, indeed, Ajay. So this is a huge package of, as Ajay was saying, 6,28,993 crore rupees package. It's been split up. First the finance minister talked about economic relief. There have been various sectors that have been hit because of COVID, those which have been affected rather badly. So as a result of that, there have been loan schemes given, credit guarantee schemes given, focus on small and medium industries. On
on sectors that have been reasonably hurt. Then, of course, to boost the health sector, because the health sector has been overburdened at this point in time, and this is also in keeping that this virus is still not gone, so we have to plan for it, and the health sector has been given plenty of focus in this package. And then the finance minister has looked at impetus to growth and employment as well. Impetus to growth and employment, which is crucial, because to keep the economy going, we have to get back onto the growth path, and then growth comes about because it leads to employment. Employment leads to more employment. That's basically the very purpose. So this is a huge package. As we can see, we can break it up slowly as we go along, but there's plenty to discuss. Ajay has broken it up into various segments, but a key among this is we can see is that 93,000 crore rupees in fact has been given towards the Pradhan Mantri Gramin Kalyan Anna Yojana for this period of time, which now takes it to over 2,20,000+ crores during this period of time of COVID. So this is important because it is keeping food available to those who are who have been put into difficult situation as a result of COVID, and the government has come straight to them, to their help and relief. So that's one of the key factors. आम लोगों को दिक्कत ना हो खाने पीने की, कम से कम इस लॉकडाउन के पीरियड में। हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने राज्यों में ढील देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब राज्यों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के लिए अगर आपको इतना बड़ा पैकेज दिया गया है तो अब सामने आना होगा हेल्थ जो राज्य सरकारें हैं उनको अपनी स्कीम्स के साथ में कि किस तरह वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने जा रही हैं। 23,220 करोड़ रुपए इस वक्त शेल्फ पे पड़े हैं जो कि केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन अब राज्यों को अब इसमें अपनी तैयारी करनी होगी कि वो कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं और कैसे तैयारी पहले से करते हैं। जैसे जो परेशानी हमने सेकंड वेव के दौरान देखी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अस्पताल नहीं था, ऑक्सीजन की व्यवस्था आनन फानन में करनी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी हुई। अभिषेक झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रखे। अभिषेक, क्या कुछ बड़ी बातें आपको क्या लगता है, क्या बड़ा फोकस है आज के वित्त मंत्री के इस आर्थिक पैकेज का? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है आज के वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो है असिस्टेंस, स्पेशली उन सेक्टर्स को कि जिन पर बहुत ज्यादा कोविड का प्रभाव पड़ा है। अगर दो सेक्टर्स की बात करें जो शायद हमारे जहन में सबसे पहले आती है, एक है हेल्थ सेक्टर की, जिस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए की जो लोन डिसबर्सल की व्यवस्था की गई है, यानी और खास तौर पे 8 बड़े महानगरों को उससे हटाकर किया गया, यानी जो सब अर्बन इलाके हैं, अर्बन इलाके हैं या विलेज हैं, उनमें अगर कोई प्राइवेट एंटिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करना चाहती है, उसे आगे बढ़ाना चाहती है, तो करीब 50,000 करोड़ रुपए की लोन की व्यवस्था रखी गई है ऐसे सेक्टर्स के लिए। इसके अलावा भी सरकार ने करीब जो 23,000 करोड़ रुपए हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी खर्च करने का विचार रखा है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि पूरे कोविड में हम टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को काफी ज्यादा पीछे देखते हैं, क्योंकि लोगों की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, लोगों का आना जाना खत्म हो गया है, डोमेस्टिक ट्रैवल भी लगभग खत्म है और विदेशी लोगों का भी आना जाना खत्म है। तो ये इंडस्ट्री लगभग कहे तो 90 से 95% तक चौपट हो गई है। ऐसी स्थिति में एक छोटा सा पुश है कि जो वीजा है, जो टूरिस्ट वीजा है, उसको सरकार ने फ्री करने की बात कही है 5 लाख वीजा तक, जो यानी 5 लाख जो टूरिस्ट है, जो पहले 5 लाख टूरिस्ट है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, जो हमारे देश में आना चाहते हैं, उनको वीजा फी नहीं लगेगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जैसा कि सेक्रेटरी यहाँ पर कह रहे थे कि ये एक छोटा सा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अगर कोई विदेशी टूरिस्ट है, कोई यूरोपियन है, कोई यूएसए से है या ऑस्ट्रेलिया से, अगर वो एशिया की तरफ रुख करना चाहता है और किसी देश की तरफ जाना चाहता है, तो ये छोटी सी बात कि भारत में वीजा फीस अभी माफ है, तो हो सकता है कि उसके डिसीजन को प्रभावित करे और उसका फायदा इस इंडस्ट्री को मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातों का भी वित्त मंत्री ने पूरी तरह से ध्यान रखा है। अभिषेक, चूंकि आप पावर सेक्टर को करीब से एक तरह से नजर उस पर रखते हैं, ये जो पैकेज का ऐलान किया गया है पावर सेक्टर के लिए, उसका असर कितना होगा आगे जाते हुए? आपको लगता है कि स्मार्ट मीटरिंग जो लाइनें बदली जाएंगी, जो जो अपग्रेडेशन किया जाएगा, उसका असर राज्यों पर भी सकारात्मक पड़ेगा? ये क्योंकि रकम ज्यादा है, बड़ी है, 97,000 करोड़ रुपए करीब खर्च करेगी। पहले आपको याद होगा 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज और भी मिला था पावर सेक्टर के लिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत बड़ा
ये हम कहें कि ये रिवैम्प की कोशिश की जा रही है पावर सेक्टर में, न सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को रिवैम्प करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हाई टेंशन लाइन को चेंज करना हो या नए और बड़े कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स लगाने हो, देश के हर एक जो सुदूर इलाके हों, यानी पिछले साल तक हमने देखा कि सरकार ने किस प्रकार से 18,000 गांवों तक उसे बिजली से कनेक्ट किया, तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया गया है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए भी और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, ताकि बिजली का जो बिजली ट्रैवल करती है अपने जनरेटिंग स्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक या लास्ट माइल जो कंज्यूमर पॉइंट तक, तो उसमें जो लॉस होता है, पावर लॉस होता है, वो खत्म हो जाए, पावर थेफ्ट का खत्म हो जाए। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने के लिए इस सेक्टर को और भी पैसे की जरूरत है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको भी इसकी जरूरत है। तो निश्चित रूप से ये जो एक हिस्सा सरकार ने इस सेक्टर के लिए रखा है, ये उस सेक्टर के लिए जो डिस्कॉम सेक्टर है या पावर सेक्टर है उसके लिए काफी अहम साबित होगा। Right. Also, Abhishek, since you're with us, we are also joined by Shubhamay Bhattacharjee, Senior Economic Affairs Journalist. In fact, let me come straight to Shubhamay since he's with us. Shubhamay, what would you think is the overall message of this package? Well, it's first of all, it's just at the right time. So that is something which is extremely useful. Coming out of the second wave, there was a necessity for the government to show that quite a few of the measures that are needed, that was shown in the budget, Yes. would be pushed ahead, would be moved with the speed and with the attention that they deserve, and that has exactly come along. We have. I saw you discussing the Prime Minister on Yojana, and that is obviously the immediate support that is required. But there are far more items to it, which for instance means that the reforms processes, which was given a nice push last year, is again back on steam. And this is very important for the economy to notice and for the investors to take Right. sort of attention to. So I think so together that's a very important package. The signaling itself is very significant at this time. Indeed, and with regard to government spending, we can see that, with the government has made it easier for loans now for the states and focus on infrastructure spending. This is a typical Keynesian model to continue with, investment in projects, both in the health sector and others, so that employment can be generated and the economy can continue. But, how easy do you think it's going to be for the states to partake of these, to get this credit offtake? Well, you've seen already that last year, in fact, I remember some time ago, there was a press release issued and which actually showed how much of the states borrowed against the new facilities that was given out as part of the Finance Commission award, and to raise the fiscal deficit up to 2% of the GDP. And what under each head, so one was the power sector reform, the other was carrying out reforms in urbanization, so on. And all of these have seen a very strong response by the states. So obviously there is a lot of appetite for this sort of a work. The money comes in usefully, and most important, since it's directed at specific themes, they make for clearly, it's not important just to announce projects, but with the projects, if the money is also made clear and is put on the table, then that becomes something which a state would be willing and able to take it on. For instance, the important part about in the health sector, both the public sector based expansion Yes. of about 23,000 crore, as well as the 50,000 crore for the private sector. These are the sort of things that's actually very necessary at this stage to start building up capacity within the health sector, to be able to handle not only the depredation that have happened because of COVID, but also to look ahead and to be prepared for anything that comes along. So even if it doesn't come along, which we hope it will not,
would be important to have given boost to the health sector to have built up its capacity. And as the finance secretary himself pointed out, that there are no particular specific targets there in that 50,000 thing. It is simply that in the backward areas there should be more spending. But in terms of saying that what should be spent on, by leaving it to each state to decide, that makes it so much more convenient for states to decide on their own goals. Because obviously each state will have their own way of going about these programs. जो में ये जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, जिसको कि 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, उसका क्या असर देखते हैं आप? और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट्स के लिए बूस्ट दिया गया है, उसका असर होगा कुछ? क्या निवेशकों को एक भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि कोविड के दौरान जो भी दिक्कतें हुई हैं उसको सरकार समझ रही है और इसलिए उनके राहत के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल अजय, आपने सही कहा। और PLI स्कीम में के अंतर्गत लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स शायद सबसे पहले शुरू हुआ था, इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट वंस। और इसमें जो 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि 24-25 के बदले में 25-26 तक इसकी अवधि बढ़ाई गई है। और उसकी कंपनीज को जो फ्रीडम दिया गया है कि इन 5 साल में से कोई भी अपना साल चूज कर ले जिसमें वो दिखाए कि हम प्रोडक्शन टारगेट्स मीट कर चुके हैं, यानी कि ये नहीं कि टर्मिनल ईयर में जाके यही दिखाना पड़ेगा। इससे ये चीज जाहिर है कि PLI स्कीम में आप देखेंगे कि सारे सेक्टर के लिए जो है मोटा मोटी सेम होती है। और ये जब और क्योंकि PLI जब इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये दिया गया है, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि और जो 12 सेक्टर्स हैं उन सब के लिए भी ये इस तरह की ढीलापन दिया जाएगा। और ये पहले आया था, इसलिए इसको पहले अनाउंस किया गया। ओवर द 1 ईयर बाकी सारे स्कीम्स में भी इस तरह के सपोर्ट दिए जाएंगे। तो बाकी सारे सेक्टर्स के भी जो प्रोडक्शन जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इसको मान के चल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की तरह उनको भी एक्स्ट्रा 1 साल का टाइम मिल रहा है और अपना स्पेस मिल रहा है चूज करने के लिए कि किस साल वो अपना हाईएस्ट प्रोडक्शन का लक्ष्य स्थिर करें। तो दोनों तरफ से इसके ये मुझे लगता है ये अक्रॉस PLI सारे सेक्टर्स में होंगे। और मंत्री जी के स्टेटमेंट से भी लग रहा था कि मोटा मोटी वो तैयार है कि जैसे जैसे टाइम आता जाएगा तो बाकी कंपनीज मतलब बाकी सेक्टर्स में भी इसको लागू किया जाएगा। जहां तक आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में खासकर ECGC का इक्विटी बढ़ाना बहुत जरूरी था। ये बहुत सालों से इस पर चर्चा चल रही थी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट में खासकर जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट्स के नए मार्केट्स की बात करते हैं, यानी कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सारे देशों में, वहां पे निर्यातकों को चीज भेजने में एक एक्सपोर्ट क्रेडिट और एक गारंटी का जरूरत होता है। डेवलप्ड मार्केट में भेजने में जरूरत नहीं होता है, लेकिन नए मार्केट्स में भेजने के लिए ये गारंटी बहुत जरूरत आता है। लेकिन ये गारंटी बहुत दिनों तक और मतलब अभी भी ECGC दे नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास उनका इक्विटी कवर नहीं था। इसलिए उनके लिए एक्स्ट्रा जितना तक वो लिवरेज कर सकते थे वो उसमें करते थे, लेकिन वो सीमित था। तो इसलिए इसमें जो एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर जैसे कहा जा रहा है कि करीब 88,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। और हम जब देख रहे हैं कि इस साल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है तो दिस इज अ वेरी यूजफुल स्टेप। और मैं मानता हूं कि ये स्टेप बहुत टाइमली है। Indeed. So you're watching DD News and DD India. So let's try and bring some context now back. We've just finished listening to the finance minister. Let's bring you, a reminder of what the finance minister said. Nirmala Sitharaman, the finance minister, has announced a 1.1 lakh crore rupees loan guarantee scheme for COVID-19 affected sectors. 50,000 crores of these is for the health sector. It's aimed at upscaling as the medical infrastructure, also targeting the underserved areas, and 60,000 crore rupees is for the other sectors. Let's listen to what she said. Credit guarantee scheme to facilitate loans through the MFIs, microfinance institutions. We aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be
a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual, and the rate will be at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans. And the financial support to more than 11,000 registered tourist guides and travel and tourism stakeholders, working capital, personal loans will be provided with 100% guarantee to people in the tourism sector, no processing charges. There will be a waiver of prepayment charges. Once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. And the Finance Minister also announced an extension of the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana till the 31st of March 2022. And since October of 2020, about 21.42 lakh beneficiaries of 79,577 establishments, they have benefited from this scheme. Since October till today, not today so much, 18th of June, about 21.42 lakh beneficiaries have benefited, and they are spread around 79,577 establishments. So this scheme now, which was valid till 30th June 2021, which is in another few days it was to get over, we are extending the scheme till 31st March 2022. The centre has given additional subsidy to farmers in fertilizers to the tune of 14,000 crore rupees, more 14,000 crore rupees. The existing NBS subsidy is up to about 27,500 crores. We have now increased it to 42,275 crores, which means an addition of 14,775 crores have been provided. और अभिषेक जहां हमारे साथ बने हुए हैं नेशनल मीडिया सेंटर से, जो कि लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रखे हुए थे। आज 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का स्टिमुलस पैकेज देश को दिया गया है। शुभम भट्टाचार्य जी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अगर सेक्टर्स की बात करें तो सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड पहले किया गया था, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है। उसके बाद आज हमने देखा कि स्पेसिफिकली जो टूरिज्म सेक्टर है उसको फोकस में रखा गया। आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा पिकअप करेगा ये पूरा सेंटिमेंट, कम से कम पॉजिटिव होने की उम्मीद है? क्योंकि इस सेक्टर को ऐसा लग रहा था, हॉस्पिटलिटी सेक्टर को, कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा और सबसे ज्यादा इंपैक्ट वही हुए हैं। देखिए, दो चीजें अजय जो आज वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से की है कि एक तो जो 11,000 के करीब जो टूर गाइड है उनके लिए एक इंसेंटिव की घोषणा की है कि उनको असिस्टेंस कहें या लोन कहें, जिसके तहत वो अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, ये करीब 100 करोड़ रुपए सरकार को इसके लिए वहन करने पड़ेंगे, जो वीजा इन्होंने माफ किए हैं पहले 5 लाख फॉरेन टूरिस्ट का भारत में आने के लिए। जो आप विदेशी जो पर्यटक भारत आते हैं, खासतौर पे अभी तो गर्मियां है लेकिन थोड़ा सा अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में लोग जाते हैं। पिछला सीजन जो है वो काफी ज्यादा खराब रहा टूरिज्म इंडस्ट्री का, ये सीजन भी काफी ज्यादा आपका तो प्रॉमिसिंग बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ऐसे में अब जबकि हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी जोर पकड़ रहा है, तो लोग वापस से बाहर घूमने के लिए निकल सकते हैं। और अगर एक छोटी सी राहत कहे कि वीजा फी जो कई देशों के लिए 3,000, 4,000 या 5,000 रुपए होती है, अगर वो डिसाइडिंग फैक्टर होना हो कि अगर भारत वीजा फ्री में दे रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे टूरिस्ट भारत की तरफ रुख करें। और एक ये जो सरकार एक वीजा पर जितना सरकार खर्च करती है या सरकार जितना कमाती है एक टूरिस्ट से, उससे कहीं ज्यादा इनकम टूरिस्ट यहाँ पर रहते हुए देता है, क्योंकि करीब करीब 21 दिन का एवरेज टूरिस्ट स्टे माना जाता है जो फॉरेन टूरिस्ट भारत आते हैं। तो उस दौरान वो बहुत ज्यादा रकम यहाँ की अर्थव्यवस्था में लगा के जाते हैं। तो सरकार को निश्चित रूप से इससे ज्यादा मुनाफा दिख रहे हैं। और खासतौर पर इंडस्ट्री लगातार सरकार से राहत मांग रही थी,
तो और उन्होंने ही इस बात के लिए सरकार से आग्रह किया था कि अगर वो वीजा फी माफ कर दें तो हो सकता है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, एक पॉजिटिव कहे तो पीआर टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट के बीच में भारत की स्थिति का हो जाए और वो शायद यहाँ की तरफ ज्यादा बड़ी तादाद में रुख करें. Abhishek, so with regard to these 5 lakh, free visas or up to the 31st of March, obviously, I mean, they're only for 1 month, they're tourist visas. So the idea is also that, currently whatever countries that are accepting tourists are putting them on quarantine, they are keeping them with stringent measures, you have to have all sorts of things. So all those health protocols will also be in place, obviously, but when are we likely to see these actually starting? Because if the visa is only for 1 month, one of the conditions in people's mind will be, if I have to be in quarantine for 15 days off that 1 month, what's the point? Okay, so currently, you know that there are a few countries where India has stopped flight, and there are a few countries who have actually stopped flight from India. So apart from that, wherever these inbound flights are allowed, so any tourist who comes to India, they have to undergo the health protocol. That is out of question that they will be given any exemption because of being a tourist. But provided that the vaccination drive in India also picks up and speeds up, and the coverage of vaccination increases, and the foreign nations have also picked up this vaccination and on a large scale, we can assume that in the months going forward, there can be some easing in health protocol and the health safety protocol, that how much of quarantine a person should have to go under once he travels from some foreign destination to India. So these are all dynamic situation, and probably it will take some time before government issues any advisory or any. So what do you think? You think by August? We'll have to also consider apart from the visa. Probably because there are multiple theories surfacing around from the various sectors of health professionals and epidemiologists that there can be certain spike, but then there are certain government sectors also which continuously say that we are fully prepared to deal with any sudden spike or any third wave, so-called, in days to come, even if it happens. So provided everything remains under control, there can be a very goodwill or a smooth operation of tourism industry, and people may want to travel to India provided everything remains very much under control in terms of COVID pandemic. मुझे लगता है कि मार्क, इसमें फोकस किया गया है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर्विस सेक्टर पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है, हॉस्पिटैलिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है. आपने देखा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका 65% से ज्यादा सर्विस सेक्टर में आता है, और सबसे ज्यादा होटल, टूरिज्म और ट्रैवल इम्पैक्ट हुआ था. अब ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, वो भी गारंटी फ्री लोन दिया जाएगा किसी भी एजेंसी को, या फिर अगर कोई टूरिस्ट गाइड है उसको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, जिसमें पूरी की पूरी गारंटी सरकार की होगी. तो अगर वो मुश्किल में है, किसी भी काम के लिए ले सकते हैं, तो उनकी मुश्किल से निकालने के लिए एक तरह से स्टेक होल्डर्स जो कंसर्न है सरकार का, वो दिखाई देता है. और जो आपने वीजा की बात कही थी उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जब वीजा इशू होना शुरू होंगे, तो अभी सरकार फैसला तभी लेगी वीजा इशू करने का जब उसको लगेगा कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है, अब यहाँ पे क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं होगी, और अब हम विदेशी पर्यटकों के लिए अपने देश को खोल सकते हैं. तो obviously let's bring Shubhamoy into this discussion. The point is, Shubhamoy, with regard to this announcement being made with regard to visas, that's an announcement to the world, isn't it? Because in some way we are now talking about India being ready. The economy is also being ready just by talking about 5 lakh tourists to come to India free. What do you think? I mean, what kind of economic signal does it send to investors? Yeah, that's. I mean, what you said, Mark, is right. That basically saying that the country is willing and able to take in more visas, more tourists. So that's obviously one of the signals. The other thing is that it was a demand from the tourism industry that one of the things, when a tourist comes to any country, it's not visa fees on the basis of which a tourist comes to any country, but it can be a tipping point. That what is the visa fees? So if the country makes it free, then to that extent there is that slight incremental addition which you can get. Of course, this will all depend on when the flights resume, when normal conditions for travel within countries are done, the shape of COVID vaccine and COVID passports. But the point is that subject to all of those happening, if they happen, then the stimulus or the incentive is ready. And that incentive will be there, that the visa fees will not be necessary.
So obviously, these are all little things which go to help the sector. And as Ajay was also pointing out, the support to the tourism sector, by especially the tourist agencies and the tourist guides, is necessary, because these are strong employment potential sectors, and they are very important to create. To be able to make people come back to jobs, to be able to pick up from where they left off or where they have been disturbed. These all allow for pushing up of the overall level of economic activity. And as you can see, that there's lots of people, the reports are showing, there are lots of people who are basically now interested in taking a vacation, in going out to spaces, in areas where they can get a relaxation. So the flip to the tourism sector is something that would come in useful. And just as it did for the MSME sector, it has actually started, which has shown results. And in fact, now the demand is that there should be much more for the MSME sector. So I would suspect that the tourism sector support is a useful thing to start off, and definitely helps where it is needed. Okay. So with regard to more spending on public health, Shubhamoy, 15,000 crore rupees was there in 2020-21, and now that, and the finance minister gave us a clear direction as to what happened to that 15,000 crores, how many, what kind of capacity was created with COVID care centers, COVID beds, oxygen, isolation centers. Now it's 3,220 crore rupees. Now all this, we were not even envisaging the second wave, and then we had a second wave, and now it was a huge second wave, and now, nobody thinks that they're going to have a third or a resurgence that's going to be like the second wave. But the government is prepared, isn't it? Sending out a clear signal here. Yeah, that is, there are two problems with the health sector. Yes. One is, of course, the health sector is, there hasn't been adequate investment, but it's also that the health sector has not been able to absorb money, because that's a historical problem. That it's not because of various infirmities within the sector in different states. The states are not able to. In fact, they often end up returning the money which the center gives. Now, the entire, as you pointed out, the repeated waves of COVID, and especially the second wave, particularly in coming in such a vicious form, has told the states that they need to ramp up their health apparatus very strongly, the health infrastructure very strongly. So when they're doing it, you don't want them to suddenly come up short with cash, that this was not possible because money was not there. So this money comes in useful. So definitely, along with and once they have the support from the center, then the states can also bring in corresponding amount of investment. So together, it provides a large degree of expansion and maintenance of the health infrastructure, which has not been looked at for ages in India. And that is exactly what people are now realizing, and the government therefore is putting in. So in terms of money, it's big, but more than the fact that it's that for 2 years, yes, the government has been able to give that extra money, shows that the health sector is gradually now able to invest where it is necessary and is able to make good use of the money that is made available to them. So it's quite a change that is happening in the health sector in terms of its ability to create new facilities, new infrastructure, new support systems to be able to provide where it's needed. For instance, spending even on training of paramilitary, para-health sector workers, and that would be very, very useful. Yes. So all this money, as it says, is basically meant for this sort of work. Yeah. तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आमतौर पर स्कीम्स में दिखाई नहीं देता है. अब मैं आप दोनों ही मेहमानों से, अभिषेक जी और शुभमय जी, जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूं. वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अक्टूबर 2020 यानी अभी कुछ ही समय हुआ है इसको शुरुआत किए हुए, और इसमें 902 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया अभी तक का, और उसमें से 21 लाख बेनिफिशियरीज यानी 21 लाख
से ज्यादा 21,42,000 नई नौकरियां पाई गई हैं, क्योंकि नई नौकरियों पे ही सरकार ने कहा था कि जो 15,000 रुपए से कम आएंगे उनको ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन सरकार, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और कंपनी का कंट्रीब्यूशन दोनों ही देगी। तो ये दोनों मिलाकर के जो ये कहा जा सकता है कि अक्टूबर से अभी तक 21,42,000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं और इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। ये कितना इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से? अभिषेक, एक बार आपसे हम समझें, उसके बाद फिर मैं शुभमन जी से भी इस पर राय लूंगा। देखिए अजय, निश्चित रूप से बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे अभी हमने सर्विस सेक्टर का एग्जांपल लिया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एग्जांपल लिया, जिनमें कि काम ही नहीं हुआ है पिछले 1-1.5 सालों में। तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, क्योंकि सेक्टर पूरी तरह से कहे तो लगभग बंदी के कगार पर रहा है। लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, डोमेस्टिक टूरिस्ट हो। तो मोस्टली जो सर्विस सेक्टर्स में जहां पर कि लोगों ने मिनिमलिस्टिक तरीके से अपने जीवन को जीने का तरीका शुरू किया, चाहे मॉल्स की बात करें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर्स की बात करें, तो वहां पर बहुत ज्यादा इसका असर देखा गया था। एम्प्लॉयमेंट वहां पर कम हुई थी। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत योजना को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया, लोगों को इंसेंटिवाइज तरीके से लोन दिए गए, सरकार ने उस लोन की गारंटी ली, मॉर्गेज फ्री लोन्स बांटे गए, तो एक सेंटिमेंट जरूर बढ़ा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको आप नए सिरे से या नए तरीके के प्रोजेक्ट के माध्यम से आप शुरू कर सकते हैं। अगर और इतना ही नहीं, लोगों ने नौकरियां जिनकी गई हैं और उनके पास अगर कोई स्किल सेट था, तो बैंकों से पैसा लेके, आसान किश्तों में पैसा लेके उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। और ये जो 21 लाख जॉब जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल अगर इस तरीके से ये प्रोसेस अगर चलता रहा तो बहुत ही छोटी शुरुआत है। अगर इस सेक्टर जिन सेक्टरों में नौकरियां आई हैं, जिन छोटी छोटी कंपनियों ने ये नौकरियां क्रिएट की हैं, अभी उनका जो रियल पोटेंशियल है वो आने वाले दिनों में शुरू होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू हुए ही अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तो इस पूरे जो आप कहें वेल्थ जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उसका रियल पोटेंशियल हमको और भी ज्यादा आगे देखने वाले महीने में मिल सकता है। शुभ में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो अप्रूव्ड आउटलेट था 22,810 करोड़ रुपए का, जिसमें कि लोगों को नए रजिस्ट्रेशंस, नई नौकरियों के लिए कराने थे, लेकिन उसमें से पैसे बहुत कम खर्च हुए। ऐसा आज की स्कीम में जो अनाउंस किया गया, ऐसा दिखाई देता है कि अभी तक केवल जून 18 तक जो आंकड़ा वित्त मंत्री ने दिया, केवल 902 करोड़ रुपए का। इसीलिए इस स्कीम को और एक्सटेंड किया गया है मार्च तक के लिए। आपको लगता है कि ये जो आउटले अप्रूव किया गया है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, या फिर क्या रीजन है कि लोग नए एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो फुट सोल्जर्स हैं कहें 15,000 से नीचे वाले, वो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं? तो एक तो जब ये स्कीम अनाउंस किया गया था उसके बाद ये स्कीम करीब अक्टूबर वगैरह में आया था, और आप देखेंगे कि मार्च में ही जब ये कोविड का सेकेंड लहर आया तो उसी में बहुत कुछ उथल पुथल हो गया। तो हम सिर्फ करीब 6 महीने का ही डेटा देख रहे हैं। 6 महीने में इजाफा तो जरूर ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड है जिसमें कुछ हम स्टेट देख सके कि भाई इतना और कितना आगे हम जा सकते थे और कितना पॉसिबिलिटीज नहीं हुआ है। इसलिए एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि इसलिए जरूरत था कि इसको एक्सटेंड किया जाए, और जो एक्सटेंड किया गया है कि भाई आगे भी ये वाला स्कीम चालू रहेगा, और आप अभी इसके तहत जितने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्टिंग प्रोविडेंट फंड का सपोर्ट देंगे। कुल मिलाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भारत में टिपिकली ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर्स में ही होता है, और एमएसएमई सेक्टर्स में ही सबसे बड़ा चोट आया है। तो निश्चित ही एमएसएमई सेक्टर जब तक अपने इस प्रॉब्लम से नहीं उभरेंगे तो नए एम्प्लॉयमेंट का जरिया कम रहता है। अभी आप और जब आप देखेंगे नए एम्प्लॉयमेंट अभी इस वक्त कहाँ पे हो रहा है, वो उन कंपनियों में हो रहा है या उन ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़े हैं, जिनके पास स्टैंडिंग कैपेसिटी है और उनको इसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सपोर्ट का। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का जो दौर है, जो हम देखेंगे कि हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट का के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, वो आने में अभी भी देरी है। और जब तक लोग, जैसे टूरिज्म एक सेक्टर है जिसमें हम आशा कर सकते हैं कि जैसे अभी सपोर्ट की बात किया गया है, तो इसके जरिए लोगों में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट का
चांसेस बढ़ेंगे। उसी तरह से और भी स्ट्रक्चरल जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं वहां पर रिवाइवल डिपेंड करेगा कि पूरे इकोनॉमी में कंजम्पशन कितना बढ़ता है, कितना साधारण लोगों में जो चीजों की जरूरत है उसमें वो लोग आगे स्पेंडिंग करना शुरू करें, तो उससे जाकर और भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पीएलआई का आप देखेंगे पिछले साल ही शुरुआत हुआ था और बहुत सारी कंपनियों ने जब पीएलआई में अपना सिग्नेचर किए हैं कि भाई हम पीएलआई में शामिल होना चाहते हैं, तो उन कंपनियों का भी जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स और प्रोडक्शन प्लान्स हैं वो इसी साल जाके एक्सपेंशन होगा। तो जैसे वो इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना दरवाजा खोलेंगे। तो कुल मिलाकर एम्प्लॉयमेंट का जो सीन है वो यही है कि there's a potential अभी कुछ एटलीस्ट मुझे तो लगता है 1 या 2 क्वार्टर और भी चलने के बाद ही उसका पूरा सलूक सामने आएगा। तभी हम जान पाएंगे कि किस दौर से कितना जिसे कहते हैं नए एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बन रहे हैं या कितने एम्प्लॉयमेंट के जो जिन लोग छोड़ के चले गए थे उनको फिर से काम में लेने के लिए लोग तैयार हैं। अभी जब देखिए अभी जैसे देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह में अभी भी बहुत सारे शहरों में 50% का रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है। तो निश्चित जब वो सब रिस्ट्रिक्शंस रहेगा तो एम्प्लॉइज को उस तरह उतना ही उसमें भी उतना रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि कितने एम्प्लॉइज वो लोग चाहते हैं। तो सब मिलाकर ये सारी जो कोविड के जो इफेक्ट है ये जब तक जाके ढीला होता जाएगा तभी उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट का बढ़ने का जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा। Right, Shubhamoy, but so I think, well, economists look at things from the demand side as well as the supply side, and also from the short term, the medium term, and the long term. So, I mean, when we look, you were talking about consumption. So, from the demand side, what do you think is there in this package for the short term? Because currently, I mean, the supply side provisions are clearly there, you know, with regard to infrastructure and larger spending, so that will be sort of medium term and will create jobs and all that, but that will happen post the spending. Before that, you know, right now to put money in people's pockets, what do you think is there? The two things which is the immediate, the short term. Yeah. One is of course the food support. If a person doesn't need to buy food and he gets the free ration, that immediately translates into money into that person's hand to spend for something else. So that is immediately the short term. That goes just without saying. I mean, if you are saying that that so many Indians have gone below the poverty line, which obviously they have, then obviously it stands to reason that their ability to buy food, wheat and rice, has got compromised. So to the extent that that food support is coming in, that immediately gives the person the ability to buy on something else. That's the first thing. Yes. And remember, we are talking about a situation where inflation is possibly rising. So in that sort of a situation, a food support can actually be a very major consumption support, a demand support. Because we are actually insulating that millions of people from the ravages of inflation. And inflation is definitely raising the inflation specter is definitely rising in the Indian economy as it's rising in the rest of the world. So that's a very, very major step. The second part is about the NREGA programs. Now that doesn't get announced, but if you look at the NREGA expenditure across states, that's rising, and that's rising very substantially. Now that also is an immediate income support. At the level of poorest people, these two become the biggest income support for people to be able to live their life and to be able to reconstruct their lives. So that these two have to be looked at to be able to construct what is the government doing. Before we start looking at, because we are not looking here at cash support or cash dole, which is the traditional, countries in the West have been able to do, the developed economies. India will not be able to do that. It simply doesn't have that financial ability. If it does it will simply raise inflation across the board and people will be the worse for it. So to be able to provide supplies is what is needed in the economy. Because if you provide cash, you're asking for trouble. शोभा जी बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए इस इकोनॉमिक पैकेज को इस खास प्रोग्राम में। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको मैं बताया कि जो आर्थिक पैकेज है
उसकी दिशा जो है बहुत स्पष्ट नजर आती है। ये कि सरकार अब तीसरी लहर से लड़ने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई देती है। लेकिन ये केंद्र सरकार का पैकेज है, पैसे के लिए कोई समस्या नहीं है, ये केंद्र सरकार कह रही है। अब प्राइवेट सेक्टर को उस 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज का इस्तेमाल करना है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लोन के जरिए, और जो 23,220 करोड़ रुपए हैं वो राज्य सरकारों को इस्तेमाल करना है अपने अपने राज्यों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। दूसरी बात ये कि आगे जाते हुए ये पैकेज ये भी बताता है कि सरकार डिमांड को बढ़ाना चाहती है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी मार्कलिन ने किया। उसके लिए कह रहे हैं कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स को, जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो निजी क्षेत्र है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। इसके लिए सरकार कह रही है कि वो नई पॉलिसी लेकर के आएगी। ये एक बहुत बड़ा संदेश है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि आने वाले दिनों में पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए और एसेट मोनेटाइजेशन के लिए, जिसमें सरकारी एसेट्स को आप मोनेटाइज कर सकते हैं किराए पे दे करके या फिर जॉइंट वेंचर करके, उसके लिए नई सरल पॉलिसीज आएंगी। यानी डिमांड बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी का डायरेक्शन दिखाई देता है। साथ ही साथ उन सेक्टर्स को जहां पे परेशानी थी वहां पर पैसे डालने की कोशिश की जा रही है। और भारत नेट के जरिए जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसने कोविड में बहुत ज्यादा मदद की, हर गांव तक कैसे पहुंचे जिससे कि सेवाएं पहुंचाना लोगों तक आसान हो, उसमें पैसे डाले जाएंगे। पावर सेक्टर के लिए 97,000 करोड़ रुपीस, और सबसे बड़ी बात कि कोई भूखा न रहे, सभी को दिक्कत ना आए, इसलिए 93,800 करीब 80 करोड़ यानी 2,27,000 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके मद्देनजर खर्च किए जाने का प्रावधान है। तो फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये जो पैकेज है, अब सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी और निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आप अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखिए। मेरे सहयोगी मार्कलिन ने मुझे भी अपना मास्क उतारने नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि अब आप अगर वैक्सीन नहीं ले पाए हैं तो जरूर वैक्सीनेशन के लिए जाइए, अपना वैक्सीन लीजिए, और कोविड के दौरान जो भी सावधानियां बरती जानी है उसको लगातार आपको अपने ख्याल में रखना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Doctor's Chatter special edition on COVID